सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज में बात करेंगे यूएन की सलामती काउंसिल में ईरान की सूरत हाल पर हंगामी इजलास हुआ, जहां अमरीकी और बरतानवी मंदूब कत्लो गारत रोकने के लिए तमाम ऑप्शंस की बात की, जबकि पाकिस्तानी मंदूब ने वाजे किया कि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देता। ईरानी मंदूब ने तसादुम से इनकार किया, मगर जारहियत की सूरत में भरपूर जवाब का ऐलान भी कर दिया। उधर तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान में 800 फांसियों पर अमल दरामद रुकवा दिया, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के कहने पर ट्रंप ने हमला मुअख्खर किया। दूसरी जानिब सऊदी के जो आला ओहदेदार हैं और उनकी जानिब से AFP को ये बताया गया कि खलीजी ममालिक की अहम ट्राइका ने तवील सफारती कोशिश के बाद ट्रंप को कायल कर लिया है कि ईरान पर हमला ना किया जाए, बल्कि इसे मौका दिया जाए। ये भी हम देख रहे हैं कि एक जानिब ये महाज खुला है, दूसरी जानिब ग्रीनलैंड के महाज पर सदर ट्रंप और यूरोपीय इत्तेहादियों के मुज़ाकरात नाकाम रहे, जिसके बाद डेनमार्क ने नेटो के साथ फौजी तैनाती शुरू कर दी है। अब हम देख रहे हैं बहरान की एक कैफियत पाई जा रही है। इसमें इन महाजों पर क्या मामला बनेंगे, आगे जाके मंजरनामा क्या बनता है, इस पर बात करने के लिए तशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ हमाद रुहेला साहब ने हमें ज्वाइन किया है, लीगल एक्सपर्ट और सीनियर एनालिस्ट भी हैं। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। एहतशाम साहब, ये सबसे पहले तो नेतन्याहू साहब जो प्रेसिडेंट ट्रंप को कह रहे हैं कि फ़िलहाल इसे डिले कर दिया जाए ईरान पर अटैक को, आप कैसे देख रहे हैं इन रिपोर्ट्स को, कैसे असेस करेंगे? ये जेन्युइनली ये कहा जा रहा है या ये शायद हम ये देख रहे हैं कि पोस्टरिंग ये की जा रही है, लेकिन अटैक ये फ़िलहाल कर देंगे? जी, हमने नेतन्याहू का ये कहना है कि जी मेरे कहने पे इसको मुअख्खर कर दिया गया या टल गई है जंग, ये इससे बड़ा सफ़ेद झूठ नहीं हो सकता। टोटल लाई है, मैं आपको बता सकता हूँ। और मैंने कल आपको बताया था, इनिशियली जो काम किया था तैयब अर्दोगान ने किया, MBS ने किया, फील्ड मार्शल ने हमारे ने किया था, और ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का सफारती दबाव डाला गया था प्रेसिडेंट ट्रंप पे, और उनको ये कन्विंस किया गया था, मेरी इत्तला है कि देखें, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मिडिल ईस्ट में आपकी क्रेडिबिलिटी स्टेक पे है। मिडिल ईस्ट के मालिक में अमन रहना ये अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पे कुछ फसाद होता है या स्टेबलाइज नहीं रहता हो रीजन, और वहाँ पे कोई अनार्की होती है, और ईरान टैक्स में अगर वहाँ पे रिजीम चेंज की बात होती है, तो ये अमेरिका का सबसे बड़ा नुकसान है। तो ये तो बिल्कुल नेतन्याहू, तो मुझे याद है आमना कि जिस वक्त ये मामला उठा था, चंद दिन पहले जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि जी मैं हमला करूँगा, उससे पहले चंद दिन पहले नेतन्याहू ने बाकायदा वो जो उनकी जगह है क्या कहलाती है, वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप का घर है मारो लोगों में, फ्लोरिडा में मुलाकात की थी, और वहाँ उसको उकसाया था कि आप काम करें। और उसके पीछे बहुत बड़ी यहूदी लॉबी है जो प्रेसिडेंट ट्रंप से ये काम करवाती है। लेकिन अच्छी बात हुई है, कुछ हमारे 3 मुल्कों के एफर्ट, और बाद फिर यह कि उनको कन्विंस किया गया। और अच्छी बात है कि जिस तरीके से सलामती कौंसिल के इजलास में आपने देखा कि अमरीकी मंदूब ने जो कहा है कि जी हमारे पास सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, और ये कि जी अब देखते हैं कि मामला किधर जाता है, तो फॉर द टाइम बीइंग मामला रुक गया है। आपने देखा वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में हमना के ईरानी मंदूब ने जो बातें की हैं, उसने कहा जी ठीक है, बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन हम कुछ बातें जो है ना बर्दाश्त नहीं करेंगे। मसलन ये कि हमें बातचीत में अगर कहा जाएगा कि अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद कर दें, तो ये नहीं होगा। हाँ, हम तैयार हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पहले भी बात करते रहे, अब भी करेंगे, लेकिन इस पे हमारी बात नहीं होगी। और ये भी मैं आमना आपको बताऊं, खबर के तौर पे जो सफारती ज़राए बताते हैं कि जिस तरीके से ईरान ने एक बहुत बड़ा प्लान बना लिया था, बैलिस्टिक मिसाइल, हज़ारों का वर्ड यूज़ किया गया कि हज़ारों की तादाद में वो बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना पहले तो जाएंगे अमरीकी इत्तेहादी, उन्हें कोई परवाह नहीं है कि उन पर हमला होगा तो कतर में क्या होता है, बहरीन में क्या होता है, सऊदी अरब में क्या होता है, UAE में क्या होता है। वो कहते हैं जहाँ जहाँ उन पर हमले होंगे वो ये काम करेंगे, और जो उनकी प्रॉक्सीज वो कहा जाता है उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं, चाहे वो अपना शाम में है, यमन में है, वो कहते हैं रीएक्टिवेट ईरान करेगा। तो ऑल आउट रिव्यू करने की वजह हम देख रहे थे कि चाइनीज़ की जो इस वक्त मूवमेंट थी, वो चाइनीज़ जहाज़ों के हवाले से जो कह रहे थे कि पूरे स्टार किस्म की वहाँ पर परवाज़ें, ऐसे तो एयर स्पेस ईरान की बंद हो चुकी है। सो कहीं ना कहीं US की जानिब से ये इस चीज़ को भी सोचा जा रहा था कि अगर हम मैदान में उतरते हैं तो फिर रशिया की जानिब से भी एक बड़ा सख्त किस्म का रिएक्शन आया था, और चाइनीज़ ढकी छुपी हेल्प तो वो भी करेंगे। देखिए, हम ना ऑप्टिक्स के हद तक तो ये मैं बात मान सकता हूँ, लेकिन अगर आप कहें कि जी ईरान की सपोर्ट में बाकायदा
चाइना और रशिया मैदान में आ जाएंगे तो ये नहीं होता। मुझे नहीं लगता, दूर दूर तक ना ही आप सफारती ज़राए या जिन लोगों से हमारी मुलाकातें होती हैं वो ये बता रहे होते हैं, क्योंकि बहुत खुद चाइनीज़ जो है ना वो एक तो वो लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहना चाहते हैं और फिर उनको अंदाज़ा कि एक दफ़ा इस दलदल में फंस गए तो हमारी जान नहीं छूटेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है आमना, एज वी स्पीक अमेरिका को कोई मुल्क टेक ऑन नहीं करना चाहता। अभी देखें जो जल्जला आया हुआ है अपना नेटो ममालिक में, ठीक है थोड़े थोड़े जनाब अपने भेज रहे हैं डेनमार्क में और उधर क्या कहते हैं ग्रीनलैंड में अपने सिपाहियों को भेज रहे हैं, लेकिन अंदर से वो हिले हुए हैं कि अगर ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने फैसला कर लिया, जो कि एज वी स्पीक वो कहते हैं कि मैंने लेना ही लेना है, चाहे हार्ड तरीके से हो चाहे आसान तरीके से हो, तो मेरा ख्याल है ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में तो उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, कुछ लोग उनको जो कह रहे हैं कि पहली मरतबा उन्होंने, ये भी एक खबर है आमना कि पेंटागन और सीआई से हट के थोड़ी सी बात स्टेट डिपार्टमेंट की भी उन्होंने सुनी है कि देखें पूरे दुनिया में हमारे लिए मुश्किलात हो जाएंगी। पहले ही बहुत ज़्यादा वेनेजुएला के बाद दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है कि और जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, उनके बारे में कहा जा रहा है, मार्शल में लगवा सकते हैं। एक दूसरी बात आमना जो मेरा ख्याल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईरान के कॉन्टेक्स्ट में कि ये जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई थी ना, बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा। एक तो ईरान खुद मानना है कि 2000 लोग मारे गए, वेस्टर्न मीडिया कह रहा है 3000 लोग मारे गए, और फिर ये कि जो ईरानियों ने काम दिखाया था ड्यूरिंग ये जब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट टॉप पे जा रहे थे, बहुत आगे जा रहे थे, तो तेहरान से कुछ डिप्लोमेट्स को लेके ईरानी हुकूमत गई, उन्होंने जाके दिखाया कि मुजाहिरीन के अंदर कुछ और मुजाहिरीन है जो उन्हीं मुजाहिरीन पे हमले कर रहे हैं। तो ये बताया जाता है कि ये काम मोसाद ने किया, जिनके एजेंट जो है ना वो पूरे मुल्क में उनके फैले हुए हैं, उन्होंने किया। और फिर इसकी तस्दीक की आमना, वो जो इन्फो लैब है ना ब्रसल में बेल्जियम में, उन्होंने भी तस्दीक की कि ये फेक प्रोपेगेंडा बहुत हो रहा था और बहुत सारी खबरें ईरान के बाद में गलत हुई हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये तो वेस्ट की दुनिया उनको कह रही है। तो बहुत से हवालों से ईरान का नुक्ता नज़र भी समझने में लोगों को मदद मिलेगी। जो कहा जा रहा था थियोक्रेसी है, जुल्म ज्यादती, हम भी कहते हैं हो रही है, ख़वातीन के हकूक़ कोई नहीं है, बुनियादी हकूक़ नाम की कोई चीज़ नहीं है, इकॉनमी डूब गई है, उनका ईरानी रियाल कोलैप्स कर गया है, ये अपनी जगह पे है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जी मामलात को बेहतर करने के लिए एक और ख़बर भी है कि इस वक्त वो कहते हैं कि जो बड़ी फोर्सेस हैं वहाँ पे उनकी, आप देख लें ये जो उनके स्पेशल गार्ड्स हैं या जो उनकी फ़ौज है, वो तो सिर्फ बात ही सुनती है खमेनी साहब की जो सुप्रीम लीडर है। इस प्रोसेस में बाकी जो अदारे हैं आमना वो कहते हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जाती। कहा जा रहा है वो जो इतदाल पसंद है वो अब असर्ट कर लेते हैं, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट साहब जो उनके हैं, और इसमें वो इराक़ची साहब भी शामिल हो गए हैं, जो अब्बास इराक़ची जो इस वक्त आप देख रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको बड़ा टफ टाइम मिला। जहाँ जा रहे हैं लोग उनके बारे में सवाल करते हैं, तो ईरान ने भी थोड़ी सी पोजीशन अपनी पीछे हटी है, लेकिन ईरान का इमेज थोड़ा सा इस हवाले से बेहतर हुआ है कि ऑल आउट चीज़ें जो है ना वो खुद उनकी तरफ से की जा रही थी। जी राइट। हमाद, एक तो आप इसको पॉलिटिकली भी देखिएगा, इस सारे मामले को इस पे भी तज्जिया कीजिएगा कि इस वक्त जो सारी ईरान की सिचुएशन है और याहू का ये स्टेटमेंट आ जाना, इसमें हम किस हद तक देखेंगे ये जेन्युइनली वो ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि वो नेतन्याहू जिन्होंने इतने मामलात को ट्रिगर किया, मिडिल ईस्ट को जंग में झोंकने की पूरी कोशिश भी की और वहाँ पे जंग भी जारी है अभी। सो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए इसमें इस रिपोर्ट में किस हद तक सदाकत है। दूसरी चीज़ ये कि जो ग्रीनलैंड की एनेक्सेशन के हवाले से जो अभी मामला चल रहे हैं, इससे पहले हमने वेनेजुएला वाले हालात देखे, इसकी लीगैलिटी क्या है इस मामला की, और क्या इस तरीके से इंटरनेशनल लॉज को, जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प का स्टेटमेंट भी है कि उनके लिए कोई लॉज नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं है, अगर उनका अपना माइंड उनको कहता है तो वो उस तरीके से चलेंगे। तो ये जो लीगल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी आप क्या हैसियत देखते हैं सारी सिचुएशन में? देखिए, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है और ट्रम्प साहब ने बिल्कुल सही बात कही है कि वो किसी भी चीज़ को खातिर खास सामने नहीं लाते, जो उनको खुद दुरुस्त लगता है वो वही करते दिखाई दे रहे हैं। मैं कानून की बात अगर करूं तो कानून, डोमेस्टिक कानून हो या इंटरनेशनल कानून हो, तो उसका सबसे पहला असूल ये होता है कि ताकतवर को भी रूल्स के ताबे लाया जाए। तो ये देखना ज्यादा जरूरी है कि कानून किस हद तक इन तमाम चीजों को की इजाजत देता है, इन्हें किस नजर से देखता है, बजाय इसके कि कौन सा मुल्क क्या चाहता है या वो क्या कह रहा है या क्या मशवरा दे रहा है। इस वक्त ये जो सारा इशू हमारे सामने है, इसमें अमेरिका 3 मुल्कों के साथ जो एंगेज कर रहा है, उनके पॉलिटिकल नैरेटिव्स तो मुख्तलिफ हो सकते हैं, उनकी जियो पॉलिटिक्स मुख्तलिफ है। मेरे से पहले सर ने बहुत खूबसूरती से उसको बयान कर दिया है, लेकिन उसके अंदर जो लीगल क्वेश्चंस हैं वो मोर और लेस सेम ही है। मैं अपनी बात को जरा लीगल क्वेश्चंस की तरफ ज्यादा रखना चाहूंगा कि आपके सुनने वाले समझ सकें कि लीगल स्ट्रक्चर क्या है और किन मेन 3 पिलर्स पे इंटरनेशनल लॉ का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। अगर हम वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन सबसे बेसिक प्रिंसिपल सोवरेनिटी का है, फिर दूसरे नंबर पे इन्फोर्समेंट जुरिस्डिक्शन का है, और साथ ही साथ यूज ऑफ फोर्स का भी है। मैं इन तीनों की तरफ भी आता हूं, लेकिन मुख्तसर तौर पर मैं ग्रीनलैंड की बात पहले करना चाहूंगा, जिसकी तरफ सर ने भी इशारा किया, आपने भी बात की। इसकी सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ भी है
और दिलचस्प भी है। सबसे पहले तो मैं आपके सुनने वालों को ये बताऊं कि ग्रीनलैंड कोई इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है। ये एक टेरिटरी है, एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है डेनिश हुकूमत की। अगर मैं मिसाल देते हुए समझाऊं कि ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये करीब तर है उस रिलेशनशिप के जो पाकिस्तान और कश्मीर की है सेल्फ गवर्निंग के मामले में। बाकी मामला इससे मुख्तलिफ हैं, वो उसको 100% कंपेरेबल नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये सिचुएशन इनकी इस रिलेशनशिप मजीद ताकतवर तब हो जाती है जब परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस 1993 में ही इस रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज कर लेता है और कहता है कि डेनिश सोवरेनिटी बरकरार है और रखी जाएगी ग्रीनलैंड के ऊपर, और लिहाजा जो फॉरेन अफेयर्स के मामलात हैं, डिफेंस के मामलात हैं, वो डेनमार्क के पास रहेंगे। बाकी हद तक ये सेल्फ गवर्न करेगा ग्रीनलैंड अपने आप को। इसी चीज को डोमेस्टिक लॉ के अंदर भी डेनमार्क ने लेजिस्लेशन इस सिलसिले में की थी 2009 में, सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट के नाम से, जहां पर ये जो लोग हैं ग्रीनलैंड के, इनको पीपल अंडर इंटरनेशनल लॉ के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया। इसकी बहुत गहरी इंप्लीकेशंस हैं, उस बहस में हम नहीं जाते क्योंकि वक्त कम है। हेलो जी, अच्छा जी। एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, उसका जवाब दीजिएगा। अभी जो कहा जा रहा है कि जी ग्रीनलैंड के लोग जो 57,000 टोटल लोग हैं, जिसको कहा जा रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे थे हर आदमी को मैं $1 लाख दे दूंगा। अब देखिए वहाँ पे जो बातें हो रही हैं कि अगर ग्रीनलैंड के लोग हमाद वो कहा जा रहा है कि रेफरेंडम कराने की बात हो रही है। अगर उनकी मेजॉरिटी कह देती है कि जी हमने इन्हीं के साथ रहना है, डेनमार्क के साथ रहना, और ज़्यादा वो कहते हैं कि जी वो एक अपने तौर पे इंडिपेंडेंट तो नहीं, अब किसी हद तक सेमी ऑटोनोमस उनको एक रोल दे दिया जाए तो उनके लिए ठीक होगा। तो क्या आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे आपको लगता है कि ये बात बहुत मजबूत हो जाएगी और इंटरनेशनल ओपिनियन जो है ना वो अमेरिका के खिलाफ मजीद हो जाएगी, इसको एनेक्स करना है या ज़बरदस्ती ले लेना है, कि जबकि उनकी मेजॉरिटी कहती है रेफरेंडम में कि नहीं, हमने अपनी हैसियत को बरकरार रखना है इसी को? अच्छा सर, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। ये बहुत अहम नुक्ता है। मैं जिस कानून की बात कर रहा था 2009 के, उसके अंदर अगर उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो आपकी बात का जवाब भी आ जाएगा। उसके अंदर 2 ऑप्शंस दिए गए हैं ग्रीनलैंड के लोगों को, या तो वो अपना एक अलहदा मुल्क बनाएं या डेनमार्क के साथ इल्हाक जारी रखें। और अगर इस सिलसिले में कोई भी फैसला वो बदलते हैं तो उस सूरत में वो रेफरेंडम करवा सकते हैं। लेकिन इस रेफरेंडम में कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि डेनमार्क के होते हुए या डेनमार्क को रिप्लेस करते हुए कोई तीसरा मुल्क सामने आ जाए, जो कि कहा जा रहा है कि यूएसए आना चाह रहा है। तो एज वी स्पीक इस कानून के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। दूसरी बात, अगर ये रेफरेंडम होता भी है या कोई भी ऐसी वोटिंग की जाती है, तो क्या वो ये भी देखना चाहिए, इस एंगल को भी देखना चाहिए कि क्या वो जो रेफरेंडम में वोट दिया जाएगा वो फ्री कंसेंट के साथ दिया जाएगा या इकोनॉमिक प्रेशर्स को सामने रखते हुए दिया जाएगा, या जो मिलिट्री ऑप्शंस की बात की जा रही है वहां लोगों को, वो इसको मजबूर करेगी। तो कोई भी कंसेंट जो फ्री कंसेंट ना हो, कोर्स्ड कंसेंट हो, कानून उसको वॉइड तस्वर करता है। जैसे मैं अब अपनी बात अगर आगे लेकर चलूं, तो मैंने कहा था कि दिलचस्प सूरत हाल भी है इसकी, मुख्तलिफ तो है ही। दिलचस्प कैसे हो जाती है कि ग्रीनलैंड तो डेनमार्क का हिस्सा है पर ईयू का हिस्सा नहीं है। डेनमार्क ऑन द कॉन्ट्ररी वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। अगर आप इस ट्रीटी को देखें तो इसके आर्टिकल 47 में लिखा हुआ है कि जहां पर भी किसी एक मेंबर स्टेट को कोई आर्म्ड एग्रेशन का खतरा हो तो बाकी तमाम मेंबर्स उसकी हेल्प, एड या असिस्टेंस करेंगे। अब इस आर्टिकल की इंप्लीकेशन और एग्जीक्यूशन के ऊपर 2 राय सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि क्योंकि एक ग्रुप कहता है कि क्योंकि ग्रीनलैंड टेरिटरी का हिस्सा नहीं है यूरोपियन यूनियन की, लिहाजा इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, जबकि दूसरे उसकी एड एंड असिस्टेंस के लिए नहीं आ सकते। जबकि दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि अगर ऐसा होगा तो जो मेंबर स्टेट है डेनमार्क, उनके लिए एक डिफेंस वैक्यूम खड़ा हो जाएगा। ऐसी ही सूरत हाल नेटो के लिए भी हमारे सामने है। वहां पर भी उसकी ट्रीटी में भी लिखा हुआ है कि तमाम मेंबरान जो है वो आपस में पीसफुल तरीके से मसाइल हल करेंगे। वहां पर इस बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ कि कोई एक मेंबर अगर दूसरे आप देखें हमाद, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो कहना है और ये जो डिफेंस डिपार्टमेंट के लोग उनके बात कर रहे हैं, पेंटागन के, वो ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड का लेना हमारी ये बुनियादी सिक्योरिटी जो है ना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। एक दूसरा उनका ये तुले रहना और प्रेसिडेंट ट्रम्प का कि हर सूरत में हमने इसको लेना ही लेना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं, नेटो के ममालिक साइड पे खड़े हो गए हैं। अभी आप अगर फ़र्ज़ करें कि वो जनाब अमेरिका प्लान कर लेता है कि हमने हर सूरत में इसमें लेना है, और वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ये चाइना और रशिया जो है ना ये अपने इंटरेस्ट वहाँ पे बढ़ा रहे हैं दोनों ग्रीनलैंड में, और हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ये इस तरह बात आगे जाती है तो फिर तो खुला लड़ाई वाली बात हो जाएगी ना, तीसरी जंग की बात हो जाएगी।
सर बिल्कुल वही बात हो जाएगी। उसी तरफ आज पाकिस्तानी मंदूब ने जो बात की है वो भी तो उन्होंने यही कहा है कि यूज ऑफ फोर्स यूएन चार्टर में किसी तरीके से भी अलाउ नहीं किया जा सकता, ना ही उसकी धमकी के बारे में भी अलाउ किया जा सकता है। अगर लेकिन हम देख रहे हैं कि ग्रीनलैंड के अंदर भी यही बात की जाती है कि मिलिट्री ऑप्शन अवेलेबल है। अमेरिका की तरफ से ईरान को भी यही कहा जा रहा है कि ऑल ऑप्शन आर अवेलेबल ऑन द टेबल। वेनेजुएला के सामने तो हमने ये यूज ऑफ फोर्स देख भी लिया फिजिकल होता हुआ। तो ये जो यूज ऑफ फोर्स है ये सिर्फ दो तरीके से हो सकता है, सेल्फ डिफेंस की सूरत में हो सकता है या फिर यूनाइटेड नेशंस की अथॉरिटी के साथ हो सकता है। और सेल्फ डिफेंस का मामला तो इस वक्त कहीं क्लेम ही नहीं किया जा रहा और ना ही कोई यूनाइटेड नेशंस का कोई इस सिलसिले में रेजोल्यूशन हमारे सामने है। जो यूज ऑफ फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ, और सेल्फ डिफेंस भी सिर्फ और सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब कोई आर्म्ड अटैक हो, नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए। या ये जो बयानात दिए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से दिए जा रहे हैं, इंटरनेशनल कानून इनको नहीं मानता, इनसे उसका नजरिया मुख्तलिफ है इससे। राइट, थैंक यू सो मच हमाद इस पर अपना डिटेल्ड एनालिसिस देने के लिए। एहतशाम साहब साथ ही रहेंगे, एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम देखते हैं कि पंजाब की जो परफॉर्मेंस है पंजाब गवर्नमेंट की, उस हवाले से वज़रा आकर न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस भी करते रहते हैं, मुख्तलिफ हम तकारीब में उस हवाले से स्टोरीज़ भी सुनते रहते हैं, वहाँ पर क्या तरक्की हो रही है, क्या मामला चल रहे हैं। लेकिन जब हम सिंध की बात करते हैं तो यहाँ के वज़रा कमो बेश ही सामने आते हैं और इस तरह के दावे करते हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं, उनको खुद मैदान में आना पड़ा और इस्लामाबाद में उन्होंने तवील प्रेजेंटेशन के ज़रिए सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी पर उठने वाले सवालात का जवाब देने की कोशिश की। उनका मौक़िफ़ है कि हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एनर्जी हो या आपकी जो सोशल प्रोटेक्शन हो, सिंध ने वो काम किए हैं जो माजी में नज़र नहीं आते थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि थरपारकर की मिसाल वो देते हैं और वो कहते हैं कि तरक्की, सरमायाकारी और समाजी इनकलाब का वहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक समंदर है। अदादो शुमार के ज़रिए बताया गया कि मुफ्त इलाज, जामियात में इजाफा और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर अमली काम हुआ है। लेकिन ये जो लॉन्ग प्रेजेंटेशन है, ये जो दावे किए जा रहे हैं, इसमें किस हद तक सच्चाई, और ये एकदम क्या सिचुएशन पेश आ गई कि बिलावल भुट्टो जरदारी को साहब को खुद मैदान में आकर इतनी लंबी प्रेजेंटेशन पेश करना पड़ी। एहतशाम साहब से खबर और तज्जिया दोनों लेते हैं। एहतशाम साहब, ये कल जो हम देख रहे थे प्रेजेंटेशन का होना, ये बिलावल भुट्टो साहब ने काफ़ी चीज़ें उसमें गिनवा दी हैं। क्या वो लेफ़्ट आउट फील कर रहे थे? क्योंकि पंजाब की तरक्की के हवाले से हम देखते हैं कि वहाँ के वुज़रा भी बात करते हैं और सहाफ़ती हलकों में भी ये बात होती है कि बहुत बड़ा फ़र्क है। अवाम भी देख सकती है जब हम पंजाब जाते हैं, विज़िट करते हैं, वहाँ के मामलात, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ के इशूज़, भले वहाँ पे 100 किस्म की सख्तियाँ हों, जो भी इशूज़ हों, पॉलिटिक्स असाइड, तो ये क्या लेफ़्ट आउट फील होने की वजह से था या एक प्रेशर बन चुका हुआ है उनके ऊपर कि अब इलेक्शन भी करीब हैं तो अब कुछ ना कुछ पेश करना पड़ेगा? और ये जो सारा उन्होंने कल एक लंबी फहरिस्त गिनवा दी कि ये काम हुए हैं, इसमें किस हद तक काम हुए हैं, आपकी असेसमेंट क्या है? देखिए, हमने इसमें कोई शक नहीं है कि इतनी लंबी प्रेजेंटेशन जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद दी है कल, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। दफ़े एक, जैसे आप भी कह रही हैं, एक मुद्दत से जो है एक आप कहते हैं कि इख्तलाफ है, आप PML वाले इनके बारे में बात करते हैं, प्रोपेगेंडा भी दोनों तरफ से होता है कि जी देखें लाहौर जो है ना वो तो हमने पेरिस बना दिया है और कराची कुछ नहीं है। लाहौर कितना पेरिस बना है आप भी जानती हैं, आप भी लाहौर के रहने वाली हैं, मुझे भी अंदाज़ा है, कभी चक्कर लग जाता है। कराची के हालात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि एक ज़माने में तो बहुत, मैं तो 72 में गया था हमना, आप यकीन करें मुझे लगता था मैं किसी एक नए मुल्क में आ गया हूँ। रोशनियों का शहर वाकई जो कहा जाता था, उसके बाद फिर तबाही हुई, इसमें सारी सियासी जमातों का हिस्सा है। अब देखते हैं कि कल जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बातें की हैं उसकी वजह क्या है, क्या प्रेशर था उनके ऊपर, क्यों उनको ऐसा करना पड़ा। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा बातें की गई और जितने ऑर्गेनाइज और बड़े इफेक्टिव तरीके से, मेरा ख्याल है, मुझे लगता है ख़ुद उन्होंने ये तैयारी की है, तैयारी करवाई गई कि एक एक चीज़ पर उन्होंने बात की। पॉवर्टी एलिवेशन पे जिस तरह बात की उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बात की, एक सारी चीज़ों के बाद तालीम और हेल्थ की बात की। हेल्थ के हवाले से तो कहा जाता है कि कुछ फैसिलिटीज़ तो कराची की इतनी शानदार हैं वो कहीं भी नहीं है, और बाकी जगहों पे भी आप देख लें, सक्कर, थरपारकर में जो अस्पताल वगैरह बने हैं बहुत ज़्यादा हैं, अच्छे हैं। अब सवाल ये कि कितना कुछ ये कहा जा सकता है कि हम कहें कि 2008 के बाद सारी प्रेजेंटेशन दी गई है कि क्या क्या किया। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि वाकई कुछ काम भी हुआ है, कहीं लैप्सेस भी हैं, कहीं लगता है कि कुछ और करने की ज़रूरत है।
एक बात जो थोड़ी सी मेरा ख्याल है जो उन्होंने कह दी कि जी ये सेल टैक्स रजीम जो है ना इसको डिवॉल्व कर दिया जाए सब्जेक्ट को, यानी हाँ सेल टैक्स कलेक्शन जो है सूबों को दे दी जाए। वो तो मरकज़ तो पहले ही परेशान है, आप देख लें वो कहते हैं दिफा के लिए और डेट को कम करने के हवाले से हमारे पास पैसे नहीं होते। ये NFC अवार्ड के ज़रिए और 18वीं तरमीम के ज़रिए ये तकरीबन क्लोज टू यूँ कहना चाहिए 60%, एग्जैक्टली 57% शेयर जो है ना वो सूबे ले जाते हैं, मरकज़ के पास कुछ नहीं रहता। इन हालात में अगर आप कहेंगे जी सेल टैक्स रजीम बदल के हमें इजाज़त दे दी जाए हम कलेक्ट करें, तो मेरा ख्याल है वो एक मुश्किल वक्त होगा, वो शायद नहीं हो पाएगी बात। देखिए हम ना अब इस जो आप बात करें ना, अब देखिए इलेक्शन होना है, किसी वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन हो सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। वैसे तो अभी 2 साल हैं, 2.5 साल हैं, लेकिन इस दौरान बहुत ज़्यादा प्रेशर हम देख रहे हैं कि PMLN के भी है, इनके ऊपर भी है, पीपल्स पार्टी पे कि कल जाएंगे तो क्या करेंगे। अपने ओपोनेंट्स को हमने बताना है कि क्या सिवाय हमने तकरीरों करने के, एक दूसरे को जिसको कहते हैं उनके ख़िलाफ़ बातें करने के, हमने कुछ और भी किया है। तो मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता वक्त तेज़ी के साथ आ रहा है कि कुछ इनको डेफिनेटली करना पड़ेगा। और हुक्मरान इत्तेहाद ये दोनों परेशान है, पीपल्स पार्टी PMLN इनको PTI के मुकाबले अगर कुछ कारकर्दगी नहीं दिखाते तो मेरा ख्याल अगला इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात है, अब देखें ना, एक जिसको कहते हैं एक डिफेंसिव पे तो कर दिया ना, आज़मा बुखारी भी बाकी लोग भी रोज़ बोल रहे होते हैं, तो कम से कम अब देखेंगे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ उन्होंने बातें की हैं, कहाँ पे उनको झुटलाएंगे कि नहीं किया गया। हाँ ये हो सकता है कि बहुत चीज़ करने की ज़रूरत है, वो तो क्या इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कौन करेगा, ये भी तो ये एक चीज़ है ना कि इसके इंडिपेंडेंट एविडेंस हैं। देखिए हम ना जो ये कुछ चीज़ें जी हाँ कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं। देखें कहीं एग्जेजरेशन नज़र आती है, कहीं की पॉवर्टी एलिवेशन में तो काम किया। देखें ना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का क्लोज टू 750-800 अरब रुपया ये लोगों को जाता है। ये मेरा ख्याल है इसमें मुझे वाज़े तौर पे फ़र्क लगता है कि ये एक जिसको कहते हैं गुर्बत के खात्मे में या कमी में मदद तो मिलती है। हेल्थ के शोबे में मुझे लगता है कि खासा काम हुआ है। तालीम के शोबे में मुझे लगता है कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है उन्होंने बात की है, लेकिन अगर आप बात कर लें इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, वहाँ पे भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आपने देखा लॉ एंड ऑर्डर कराची में ख़राब और सिंध में ख़राब रहता है, आपने देखा 150 से ज़्यादा पिछले 5-6 सालों में टेक्सटाइल के यूनिट जो है ना वो बंद हो गए हैं। फिर कुछ इंडस्ट्री फैसलाबाद में शिफ्ट हुई, कोई लाहौर में, कोई गुजरांवाले में, कराची की थी। फिर आपने देखा कुछ और लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हमेशा रहे हैं वहाँ पे, अब कुछ कमी हुई है, तो उसकी ये भी वजूहत है। अब सवाल ये है कि इस दौरान अब ज़ाहिर है इन्होंने इलेक्शन में जाना, और कुछ तो लोग कहते हैं जरदारी साहब, बड़े जरदारी साहब तो पिच कर रहे हैं कि जी इनको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। उसके लिए तो मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो, यही सवाल आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। कबूलियत जब होती है तो फिर हम देखते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के लिए बड़ी आसानी से वहाँ तक पहुँच पाते हैं, उस मनसब तक। ये इनसे ज़्यादा आपको लगता है कि मरियम साहिबा उनकी मकबूलियत उन ताकतवर हलकों में ज़्यादा है और कबूलियत भी उन्हीं के लिए, या फिर आप समझते हैं कि हाँ जी बिलावल की भी गेम बन सकती है आने वाले दिनों में? देखिए आप दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, मकबूलियत और कबूलियत मेरा ख्याल है पैरेलल चलती हैं दोनों साथ चीज़ें। अब देखो उस लिहाज से तो मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट मरियम नवाज़ भी मेरा ख्याल है इक्वली जो है ना वो आपने देखा फील्ड मार्शल साहब भी अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। पंजाब में कुछ चीज़ें वहाँ पे अच्छी भी हुई हैं, मेहनत तो वो भी कर रही हैं अपने तौर पे, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्योंकि अब खुद अपने हाथ में चीज़ें ले रही हैं, और मेरी इत्तलात तो यही है कि वो मुराद अली शाह साहब को भी अक्सर डांट देते हैं कि भाई बातें आप कम करें, काम करके दिखाएं, हमने अगर इलेक्शन में जाना है तो बातों से बात नहीं बनेगी। और बाकी इनके वज़रा एक दूसरे को आप जिस तरीके से आप देखें एक्विजिशन काउंटर एक्विजिशन क्रिटिसिज्म होता रहता है, उससे अपार्ट मेरा ख्याल है जब तक इन्हें कुछ करना पड़ेगा तो बात बनेगी। हाँ मेरा ख्याल है एक्सेप्टेबिलिटी तो आमना दोनों की है। अब ये देखा जाएगा आइंदा आने वाले दिनों में कौन किस तरीके से अपने आप को पिच करता है। एक थोड़ी सी कमज़ोरी है पीपल्स पार्टी की, आप देख लें अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को बनाना है तो आप देख लें कि पंजाब में तो आप देख लें सिर्फ आप सेंट्रल पंजाबी की सीटें देख लेना, लाहौर से तक 142 सीटें हैं, इनका नाम ही नहीं है उसमें, एक आध भी सीट इनके पास नहीं है पीपल पार्टी के पास। 1-2 सीटें इनके PMLN अपना MPs की हैं, वहाँ पे इनको काम करने की ज़रूरत है, जिसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी उनकी पार्टी कहती है हमें जो है ना वो पॉलिटिकल स्पेस दी जाए जनूबी पंजाब में ताकि हम कुछ काम कर सकें। एक दूसरी बात अब ना मैं एक बात ज़रूरी करना चाहूँगा, देखिए जो कल जो बहुत अच्छी मुझे बात लगी ना वो ये कि जिस तरीके से वहाँ पे बड़े बड़े आपने देखा बिजनेसमैन आए हुए थे, शहरियार चिश्ती भी वहाँ गए हुए थे एशिया पार्क वाले, वहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने कई बातों की जनरली तारीफ़ की कि जो सिंध में जो चीज़ें हो रही हैं सिंध में, एक बात तो है ना हम ना बाकियों के मुकाबले में ये बात कह सकता हूँ कि जो बिजनेसमैन है ना उनको
कम से कम तंग किया जाता है। और जो मामलात ख़राब होते हैं वो आपने देख लें, कॉर्पोरेट सेक्टर का टैक्स इतना ज़्यादा वो FBR के ज़रिए होते हैं। मेरा ख्याल है बहुत से हवालों से सिंध गवर्नमेंट जो है ना, हम देखते हैं फेवर कर रही होती है बिजनेसमैन को। ये शहरियार चिश्ती का तारीफ़ करना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और फिर देखें, ये बात मुझे कहने में कोई हद नहीं, आमना पाकिस्तान में बड़े कम बिजनेस हाउसेस बड़े बड़े रह गए हैं जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। देखें, अदरवाइज़ जिसका थोड़ा सा भी है पैसा लगा हुआ, अक्सर लोग छोड़ के मुल्क छोड़ के चले गए। इन्होंने अपना काम यहीं रखा। अभी देखें, अब तक मैं हैरान हूँ, $4 बिलियन से ज़्यादा एक्विजिशन इनकी हो चुकी हैं एशिया पाक की पाकिस्तान में। $5 बिलियन की मज़ीद होने जा रही है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल दे आर बीइंग गिवन जॉब्स इन पाकिस्तान। और फिर कितने ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं आप देखते हैं टैक्सेस में। तो मेरा ख्याल है ऐसा तो है कि कंजीनियल एनवायरनमेंट तो सिंध में है, इसकी हर बंदा तारीफ़ भी करेगा कि यहाँ पे कंजीनियल या फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना के रखा हुआ है। लेकिन एहतशाम साहब, जब भी हम कराची के देखते हैं, काफ़ी छोटे छोटे पेटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं जो कि आवाम के लिए बहुत बड़े इश्यूज़ बन जाते हैं, उससे जाने भी जाती हैं। वो आपके सामने ही हैं, आए रोज़ क्या टैंकर माफिया वाले मामलात हों या अभी गटर वाले जो मामलात हुए थे, सारे इश्यूज़ हैं अपनी जगह पर मौजूद हैं। जब ये बात की जाती है तो सिंध गवर्नमेंट का एक बात आती है कि जी कराची बहुत बड़ा शहर है, उसकी मैनेजमेंट, उसके बाकी इश्यूज़ को देखना टाइम लगेगा, ये वाले मामलात। सो आप नहीं समझते कि वो जो सूबे मज़ीद बनाना वो इस मसले को कहीं ना कहीं एड्रेस करता है? तो उस सारी सिचुएशन में पीपल्स पार्टी क्यों स्टेप बैक करती है कि जी सूबे ज़्यादा नहीं बनने चाहिए? देखिए, हम ना ये वो सवाल है जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आपने देख लिया, हमारा मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सिविल सोसाइटी हो, ये बहुत जिक्र कर रही होती है कि जो आपने देखा अब तो रोज़ाना का मामूल बन गया है कि जैसा मेन होल खुले रह जाते हैं, कोई ना कोई बच्चा हर दूसरे दिन खबर आती है कि जनाब उसमें गिर के वो उसकी शहादत मैं तो कहूँगा हो जाती है। और माँ बाप के लिए कितनी परेशानी होती है। रोड नेटवर्क को ठीक करना इनकी जिम्मेदारी। बारिश हो जाती है और कम होती है, जब होती है तो तबाही फिर जाती है। देखिए, एक बात ये, और दूसरा जो जिक्र कर रही है ना वो टैंकर माफिया की, उस पर तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा बैकफुट पे चलेगी पीपल्स पार्टी। और वाकई बहुत परेशान है कि ये इतना बड़ा माफिया है कि इसको बचाने के लिए मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है आमना कि बड़े बड़े अदारे और इसके पीछे वज़रा भी होते हैं कि इनको और कहा जाता है सबको हिस्सा मिल रहा होता है। मुझे बताएं, कराची इतना बड़ा शहर है, 3 करोड़ से ज़्यादा की उसकी आबादी होगी और 70-80% लोग टैंकर के ज़रिए पानी ले रहे हैं। आपके साथ समंदर है, उसको पानी लाया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है कि नहीं। वो कहते हैं काम करने नहीं देते कि कोई काम तरीके से सलीके से हो जाए, लॉन्ग टर्म बुनियादों पे लोगों को कराची में पानी का मसला हल हो जाए। ये बहुत बड़ा आमना, ये मुझे कहने में कोई हार नहीं है, वेस्टर्न इंटरेस्ट है ये। इसमें हुकूमत के लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी लोग बैठे हुए हैं, सिंध गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं, फिर आप देख लें और इनके जो अदारे हैं वो चलने नहीं देते। और ये मेरा ख्याल है इस लिहाज से बुरे तरीके से एक दबाव में है पीपल्स पार्टी। अब मेरा ख्याल है जिस तरह बातें हो रही हैं, और इस पर तो आपने देखे हैं मुस्तफ़ा कमाल भी बहुत बात करते हैं और लोग भी बातें कर रहे होते हैं, तो मेरा ख्याल है कोई ना कोई सिंध गवर्नमेंट को ये मामले को ठीक करना होगा। मेन होल वाले मामलात खुले रहना और फिर ये टैंकर माफिया, मेरा ख्याल है अगर इसको 50% की कमी हो जाती है तो मेरा ख्याल है कराची में मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी अपनी आइंदा इलेक्शन में अच्छे जो है ना वो MNAs MPs की सीटें जीत सकती है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, इस पर आपने डिटेल तज्जिया अपना पेश किया। एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे अफगान तालिबान के दरमियान जो पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है। BBC की एक तफसीली रिपोर्ट ये दावा करती है कि तालिबान क़यादत के अंदर ताकत की खामोश जंग खुलकर सामने आई है। रिपोर्ट बताती है कि कंधार में मौजूद शेख हैबतुल्लाह का सख्त गीर धड़ा अफगानिस्तान को एक बंद और नजरियाती रियासत की तरफ ले जाना चाहता है। तमाम बड़े फैसले कंधार से होते हैं। काबुल के वुज़रा सिर्फ अमल दरामद के पाबंद हैं, हत्ता कि मुलाकात के लिए भी हफ्तों इंतज़ार करना पड़ता है। BBC के मुताबिक लड़कियों की तालीम, ख़वातीन की समाजी ज़िंदगी और हत्ता की आवाज़ पर पाबंदियाँ इसी सोच का नतीजा हैं। दूसरी तरफ काबुल धड़ा, जिसमें मुला बरादर, मुला याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी शामिल हैं, दुनिया से काबिल कबूल पॉलिसियाँ चाहते हैं। सितंबर 2025 में शेख हैबतुल्लाह के अहकामात पर इंटरनेट को बंद कर दिया गया, लेकिन काबुली धड़े ने सिर्फ 3 दिन में इंटरनेट बहाल कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के सरबराह हैबतुल्लाह की लीक ऑडियो क्लिप में उन्हें खबरदार करते हुए सुना जा सकता है कि अंदरूनी तकसीम से इस्लामी इमारात का खात्मा हो सकता है। अब ये किस हद तालिबान गवर्नमेंट को कमज़ोर कर सकते हैं और इसका मुस्तकबिल क्या है, और पाकिस्तान के साथ जो सिचुएशन है इस वक्त अफ़गानिस्तान की,
उस पर ये किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए ज़ाहिर शाह शिराजी साहब सीनियर एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच शाह साहब। ये तालिबान लीडरशिप के दरमियान जो तकसीम की इत्तलात हैं, ये कितनी संजीदा आप समझते हैं? जैसे कि BBC की रिपोर्ट ये इसके हवाले से बात भी कर रही है, आप समझते हैं कि ऐसी ही सिचुएशन है? आपकी असेसमेंट क्या है? और साथ ही साथ ये कहेगा कि आपके ख्याल में अफ़गानिस्तान का जो कंट्रोल है बेसिकली वो कौन सा फैक्शन इस वक्त कर रहा है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आमना। मेरे ख्याल में हम ये बातें आप और मैं तकरीबन पिछले 1 साल से कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ जाहिर बात है कि देसी जो रिपोर्टर्स हैं या देसी मीडिया जो है ना, उसकी बातों को इतना ज़्यादा वेट नहीं दिया जाता और BBC की रिपोर्ट को बड़ा वेट दिया जा रहा है। लेकिन इसमें भी 2 चीज़ें ज़रूर याद रखनी चाहिए कि ये इख्तिलाफात आज की बात नहीं है। 2021 में जब अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया तो उस वक्त भी आप देख रहे थे कि 4-5 दिन लगे रिजीम को अपनी कैबिनेट फाइनलाइज करने में, और उसमें कोशिश ये थी कि जो सिराजुद्दीन हक्कानी दड़ा है वो ताकतवर हल्का है खोस तालिबान का। बाकी फिर मुल्ला उमर के जो बेटे हैं मुल्ला याकूब, उनका एक बड़ा रोल रहा है। गनी बरादर अपनी कुर्बानियों के बेसिस के ऊपर बात करते रहे कि साबिक तालिबान लीडरशिप में भी शामिल थे, अभी भी थे। मौलाना हिबतुल्लाह को बहैसियत तालिबान सरबरा मुकर्रर करना मुल्ला मंसूर की जो है ना वो ड्रोन हमले में हलाकत के बाद, ये भी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल फैसला था। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस वक्त खोस ग्रुप और जो कि सिराजुद्दीन हक्कानी है, इसके अलावा काबुल में आप इस वक्त याकूब और मुल्ला बरादर दूसरे जो अमीर खान मुत्तकी है, और जो कंधार का धड़ा है जिसको हिबतुल्लाह खुद लीड करते हैं, उस दरमियान इख्तिलाफात पहले से थे। और ये मेरे ख्याल में अभी खुलकर क्या कि बल्कि ये बारहा हमने देखा कि ये चीज़ें साबित हुई। 2-3 हफ्ते पहले अगर आप देखें, सिराजुद्दीन हक्कानी जब कंधार में थे तो बाकायदा वहाँ मस्जिद में लोगों से मिले और लोगों ने उनके हाथ को बाकायदा बोसा दिया, जो कि एक इंडिकेशन था कि वो रिवॉल्ट कर रहे हैं। इस वक्त ये भी इतलात हैं कि जो असला है, जो हम समझते हैं कि मिलिट्री पावर है, वो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट की जा रही है कंधार, और मे भी आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है कि कोई आर्म क्लैश की तरफ भी हम जाएं। सिराजुद्दीन हक्कानी ने बड़ा क्लियरली कहा है कि ज़बरदस्ती, जोर और कोएर्शन से अफगान कौम पर हुकूमत करना अफगान तालिबान के लिए मुश्किल होगा। ये दोबारा आप कहते हैं रिवॉल्ट है। लेकिन आप जो बात जिस तरह से आप बात करते रहे इख्तिलाफात के हवाले से, बारहा इसका आप हमारे प्रोग्राम्स में जिक्र कर चुके हैं, लेकिन क्या ये इस हद तक संगीन हो चुके हैं कि हम कहें कि ये अगर इसी तरीके से जारी रहे तो बहुत जल्द जो इस्लामी इमारत है उसकी कोलैप्स की वजह बन सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ये तो बड़ा वाज़े उन्होंने बता दिया। कोलैप्स की तो बिल्कुल वाज़े वजह इसलिए है कि इस वक्त आप देखें जितने दड़े हैं वो अपने मर्जी के अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबी दोस्तों को, उन तालिबान फाइटर्स को आला ओहदों पे लगा रहे हैं। दूसरा आपने देखा कि जगह जगह लोकल तालिबान कमांडर्स लोगों की ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, लोगों से जो है भत्ते वसूल कर रहे हैं। जो साबका हुकूमत के आला ओहदेदार थे उनके मकानों पे, बागात पे कब्जा किया जा रहा है, उनकी बिल्डिंग्स पे कब्जा किया जा रहा है। तो ये एक एनार्किक सिचुएशन है। दूसरा देखिए, अफगान रेजिस्टेंट फ्रंट जो कि एक आर्म्ड स्ट्रगल है अगेंस्ट तालिबान, तकरीबन कम से कम 40 से 50 के करीब तालिबान को हलाक कर चुकी है मुख्तलिफ सूबों के अंदर। बदख्शां में, निमरोज में, फरा में वहाँ हमले होते रहे। नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर तो आप देखें तो मेरे ख्याल में रेट मौजूद नहीं है। फिर आप देखें जो जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इंस्पेक्टर जनरल की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक भी अलकायदा 17 शहरों पे काबिज है, ISK जो है वो 15-16 शहरों पे काबिज है। इस तरह TTP के 6 से 7 हज़ार फाइटर्स मौजूद हैं। तो ख़ास तौर पर काबुल से बाहर जब आप जाएँ, काबुल, खोस्त और कंधार में तो आप कहें कि ताकतवर ग्रुप मौजूद है, उनके फाइटर्स मौजूद हैं। लेकिन अब जब बॉर्डर्स पे जाते हैं तो बॉर्डर्स में इनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वहाँ वो लाइन ऑर्डर के मामला को कंट्रोल करें। और इसीलिए बॉर्डर से जो हमारे यहाँ जो इंट्रूजन हो रही है, जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, उसकी बड़ी वजह भी यही है। अब देखना ये होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, जाहिर बात है आपने देखा कि इंटरनेशनल जितने भी हमारे मीडिया इदारे, चाहे वो BBC है, चाहे CBS है, चाहे CNN है, आज नहीं तो आज से 50 साल पहले की जितनी भी उनकी रिपोर्टिंग थी, हम तो समझते रहे ये बड़े ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अब आपने देखा कि वो ज़्यादातर कोयर्स थे, वो ज़्यादातर प्लान थे, वो ज़्यादातर बाहर के इंटेलिजेंस इदारों के ईमा पे ऐसी चीज़ें की जाती रही हैं। तो अब भी मैं ये नहीं कह सकता कि ये रिपोर्ट क्यों शाया की गई,
और इसमें क्यों ये एंगल इतना उठाया गया, ये अब आप देखेंगे कि आइंदा मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कोई इंटरवेंशन यहाँ पे होने वाली है। और जाहिर बात है कि बीबीसी में 1953 में अगर आप देखें तो ईरान के हवाले से भी इस किस्म की खबरें दी थी, जिसमें बाद में जब CIA के नोट्स डीक्लासिफाई हुए तो उसके अंदर बाकायदा जिक्र किया गया था कि ये प्लांटेड खबरें थी। तो मेरे ख्याल में देखिए इंटरनेशनल मीडिया को हम क्रेडिबिलिटी वाइज अब आज इन इदारों को इतना क्रेडिबल नहीं समझ सकते, क्योंकि ये लोग भी बायसनेस काफी खुलकर सामने आई। मल्टीपल हमने जो ग्लोबल इश्यूज देखे हैं उस पर हमने देखा कि इनकी जो बायस रिपोर्टिंग है वो खुलकर सामने आई है। थैंक यू सो मच जाहिर शाह शराज साहब। जाते जाते हम बात करेंगे कि हम देखते थे कि कभी बैरून मुल्क से गाड़ी मंगवाना आसान समझा जाता था, मगर अब कहानी बदल चुकी है। वफाकी हुकूमत ने गाड़ियों की दरामद से मुतालिक पॉलिसी में बड़ी तरामीम मंजूर कर ली है। इक्तसादी राब्ता कमेटी की मंजूरी के बाद वजारत तिजारत ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब पर्सनल बैगेज स्कीम के तहत गाड़ी मंगवाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। गाड़ियां सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस या तोहफा स्कीम के ज़रिए ही आ सकेंगी। नई शर्त यह भी है कि दरामदशुदा गाड़ी 1 साल तक किसी और के नाम मुंतकिल नहीं हो सकेगी। गाड़ी मंगवाने की मुद्दत 700 दिन से बढ़ाकर 850 दिन कर दी गई है। इस्तेमाल शुदा यानी यूज्ड कार्स, उसके लिए माहौलियाती और हिफाजती मेयार पूरा करना लाजमी होगा। ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस में गाड़ी उसी मुल्क से लाना होगी जहां पाकिस्तानी मुस्तकिल मुकीम है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये फ़ैसले निज़ाम को शफाफ बनाने के लिए हैं और इस फैसले का मकसद गाड़ियों की फ़ौरी फ़रोख्त और तिजारती इस्तेमाल की हौसला शिकनी करना बताया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, यूज्ड व्हीकल्स की दरामद के लिए कम से कम हिफाजती और माहौलियाती मेयारात पर अमल दरामद को भी लाजमी करार दे दिया गया है, ताकि माहौल दोस्त और महफूज गाड़ियों की दरामद को यकीनी बनाया जा सके और पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे और स्मोक के मसले पर काबू पाने में मदद मिल सके। लेकिन सवाल ये है कि इस पॉलिसी आम ख़रीदार और मार्केट पर किस हद तक होंगे और ऑटो मैन्युफैक्चरर और मार्केट इस पर किस तरीके से रद्द-ए-अमल दे सकती है। इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।